हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस डायमंड बायो क्लास में। तो आज चैप्टर 2 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन या प्रजनन, ये चैप्टर 2 का लेक्चर वीडियो 1 है। इनसे पहले चैप्टर 1, 1, 2, 3, 4 उनका लेक्चर हो चुका है। ये चैप्टर 2 है, जो वीडियो ये फर्स्ट है। तो इनको हम स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए। इसमें है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। अन्य अभी तक में सिर्फ जीव में देखे थे, अब पुष्पीय पादप में देखेंगे, पौधे में देखेंगे कि उसमें भी फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स होते हैं। तो आइए हम अपने बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पाते हैं। तो हर टॉपिक को क्वेश्चन समझिए या हर क्वेश्चन को टॉपिक समझिए। तो चैप्टर 2 है और इसमें पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, और इसमें कुछ वर्ड जो इस्तेमाल होने वाले हैं उनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जैसा कि स्लाइड पर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले वर्ड की के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि आगे उपयोग होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। वर्ड की सबसे पहले है फ्लावर, जिसे हिंदी में पुष्प कहते हैं। और दूसरा है माइक्रोप्रोजेनेसिस, माइक्रोप्रोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु। और तीसरा है माइक्रोप्रोपगेशंस, माइक्रोप्रोपगेशंस ही है, सॉरी माइक्रोप्रोजेशंस नहीं, माइक्रोप्रोपगेशंस ही है, जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं। और चौथा में है पोलन ग्रेन्स, जिसे परागकण कहते हैं। पांचवा में पोलन सेक, जिसे परागकोश कहते हैं। पोलिनेशन परागन कहते हैं। और आगे है अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। और ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। और एम्ब्रायोसेक को भ्रूण कोश कहते हैं। एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन को द्विनिषेचन कहते हैं। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन को त्रिनिषेचन कहते हैं। और 14 नंबर में नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो क्लिक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम त्रुटि आ गई है, तो उसे डिस्पर्सल कहते हैं। हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्पर्सल, वो है DISPERSAL, डिस्पर्सल, जिसका परिकीर्णन होता है, जिसका परिकीर्णन होता है हिंदी। और उसके बाद एक खाने योग्य भाग, इनका नहीं दिख रहा है, कुछ है इडिबल पार्ट्स लिखा हुआ। तो ये सब की था जो उपयोग होने वाले हैं, जो बार बार उपयोग में आने वाले हैं। जहाँ पर इंग्लिश या हिंदी कोई भी हो तो समझने में आसानी होगा, आप इन्हें याद जरूर रखें। तो इस इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पुष्प के बारे में, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। सबसे पहले इसमें हर टॉपिक को क्वेश्चन के अनुसार लिया गया है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें एक आवृत बीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य अर्थात कांट का सचित्र वर्णन करें। ये टॉपिक की क्वेश्चन के रूप में बनाया गया है कि घुरा फिरा करके कैसे भी अगर बोर्ड हमारे सामने क्वेश्चन प्रकट करता है, पूछता है, तो हम उन्हें सटीक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इन्हें हर तरह से घुमा करके क्वेश्चन को लिखा गया, लेकिन अगर आंसर सेम ही होगा। तो पहला जो था आवृतबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य अर्थात कांट का सचित्र वर्णन करें, और वही लिखा हुआ है दूसरा में कि एक पूर्ण पुष्प के लंबवत कांट का सचित्र वर्णन करें, या पुष्प के चारों चक्र का भाग का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कितना भी घुमाए फिराए, बस वही समझना है कि एक पुष्प का अनुदैर्ध्य काट के बारे में ही हमसे पूछा जा रहा है। और एक प्रारूपी पुष्प आवृतबीजी फूल के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे, संक्षेप में वर्णन करे। यानी एक क्वेश्चन है और उन्हीं का 2-3 रूप से घुमा फिरा करके यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे या कहीं दिखे तो हमें घबराना नहीं है कि हम ये क्वेश्चन पढ़े नहीं है। सभी जितने भी क्वेश्चन
क्वेश्चन देखे हैं सभी का आंसर एक ही होगा, जो हम बारी बारी से अब देखेंगे पॉइंट वाइज। तो अभी जो क्वेश्चन देखे थे, आवर्ती बीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य कांट का सचित्र वर्णन करें, और वही घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो इनका सबसे पहला आंसर है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप, रूपांतरित मतलब होता है बदलने वाला, यानी पहले जैसा है तो बाद में वैसा नहीं रहेगा। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है, यानी पौधे में भी, पुष्प में भी जनन अंग होता है। उनको भी देखेंगे इस चैप्टर में। एक नया चीज़ सीखेंगे कि पुष्प में, पौधे में कहाँ पे उसके जनन अंग होते हैं। अभी तक में तो जीव में जानते थे, क्योंकि हम जीव में हैं तो जीव के बारे में अच्छे से जाने या ना जाने, लेकिन अनुभव या बोलते हुए या शिक्ष से पढ़ते हुए जब साइंस को हाथ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि जीव के बारे में कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। लेकिन पुष्प में ये कैसे पता करते हैं, कैसे जानते हैं, इनको देखते हैं। ये लिखा हुआ कि पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प पौधे का जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। एक पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं। एक पूर्ण पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अभी चारों भाग को नीचे दिखाया गया है, जैसे स्क्रीन पर स्लाइड करते आपको दिख रहा है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, और उसके बाद उसका यूनिट्स दिया हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछता है अधिकांश, आपका विवा हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो या इंस्टीट्यूट हो। तो पहला है कैलिक्स, ये फ्लावर का ही भाग है। हम फ्लावर का फिगर दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें त्रुटि है वो फिगर में भी। आप फिगर सर्च करके देख सकते हैं। वो थोड़ा सा जब पीडीएफ बन रहा था तो उसमें प्रॉब्लम हुआ उस फिगर में। हम सबसे पहले फिगर दिखा देते, उसके बाद हम इस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये है फिगर, ये है फिलामेंट। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये है फिलामेंट। इसको हम बोलने की कोशिश करते हैं आप, ताकि समझ सके। ये है फिलामेंट, और ये एंथर जिसको, और ये है पेटल, ये है एस्टिग्मा, ये है स्टाइल, और आगे दिखाते हैं। ये है ओवरी, और ये है इसके अंदर जो होता है ओव्यूल है, जो आपको गोल गोल दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये पेडिसिल, ये है पेडिसिल। और ये सेपल है, ये हरे रंग होते हैं, ये सेपल है। और एस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को तीनों मिला करके, इसको तीनों मिला करके हम कार्पेल बोलते हैं। इसको जब तीनों को मिलाते हैं तो इसे कार्पेल बोलते हैं। और ऊपर में भी होगा इसका तीनों पार्ट्स। तो अब हम देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से देख लिए। फिगर थोड़ा सा धुंधला हो गया है और पीडीएफ बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये पहला है कैलिक्स, जिसका यूनिट होता है सेपल। अभी सेपल देखे थे उधर, यह है कैलिक्स जिसका यूनिट होता है सेपल। ये कोरेला जिसका होता है यूनिट पेटल्स। ये एंड्रोसियम जिसका होता है स्टामेन। और ये गाइनोसियम जिसका होता है पिस्टिलिया कार्पेल। ये इसका यूनिट है, और इनका चर्चा अभी बहुत चलेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन में वर्णन करना पड़ेगा कि पुष्प प्रांतरित रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। एक पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं, जिसका चर्चा कर लिए। तो उपरोक्त पुष्प के चारों चक्र में से कैलिक्स तथा करोला को सहायक अंग कहते हैं। उपरोक्त पुष्प के चारों चक्र में से कैलिक्स तथा करोला को, ये जो कैलिक्स और करोला है, ये कैलिक्स और ये करोला है, इस भाग को पुष्प का सहायक अंग माना गया है। और जबकि एंड्रोसियम तथा गैनोसियम को, एंड्रोसियम एवं गैनोसियम को पुष्प का जनन अंग माना गया है। सहायक मतलब मददगार, मदद करने वाला, यानी उसका मदद कहाँ होगा हम आगे देखेंगे। और ये जनन अंग है, इसका उपयोग तो आप जनन पढ़ ही चुके हैं। तो लिखा हुआ है कि एंडोसियम तथा गैनोसियम को जनन अंग कहते हैं या आवश्यक अंग कहते हैं। पुष्प के पुष्पासन पर स्थित चारों चक्र का विवरण इस प्रकार
निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है। ये दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसको हम वर्णन कर देते हैं। ये पहला है कैलिक्स। यहाँ पर कैलिक्स लिखा हुआ है, जिसका हिंदी होता है बाह्यदल पुंज। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग या चक्र बोलिए होता है। कैलिक्स के इकाई को सेपल कहते हैं। इसका वर्णन इसी तरह करना, ऊपर में शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया तो इसे विस्तार से लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही ऐसे ही पूछा जाता है और हमको ऐसे लिखना होता है, तभी हमको बोर्ड को जो कॉपी चेक करते हैं वो सटीक नंबर दे पाते हैं। कैलिक्स के इकाई को सेपल कहते हैं, या पराया हरे रंग का होता है। अब बोलेगा कैलिक्स का क्या पहचान है, तो ये हरे रंग का होता है पराया। अब ये दूसरा से उसका फंक्शन, यानी सब कुछ साथ साथ जानते हैं कि इनका कार्य क्या है। कैलिक्स तो पढ़ लिए, लेकिन इसका काम क्या है, इनको पहचान तो लिए, ये कौन सा काम करता है, तो उनको देखते हैं। या कली अवस्था में पुष्प को ढकने का कार्य करता है। ये कली अवस्था में पुष्प को ढकने का कार्य करता है। या अल्प मात्रा में भोजन बनाने का भी कार्य करता है, यानी ये पुष्प के लिए भोजन का भी निर्माण करता है, उनके लिए ये मददगार होते हैं। अब आता दूसरा कोरोला। कोरोला पढ़ चुके हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। कोरोला जिसे दलपुंज कहते हैं, या पुष्प का दूसरा चक्र है। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला। जो कैलिक्स के भीतर स्थित होता है, सबसे पहले होता है कैलिक्स, उसके भीतर होता है कोरोला, ये उसके अंदर होता है। कोरोला की इकाई को पेटल कहते हैं। तो देखते हैं, या पुष्प का दूसरा चक्र है जो कैलिक्स के भीतर स्थित होता है। कोरोला की इकाई को पेटल कहते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं। वो था प्राय हरे रंग का, और ये कैसा होता है, ये रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे मतलब आप समझ ही रहेंगे, सुने होंगे अधिकांश आंसर के मुंह से। संकट आ रहा है, रंग बिरंगे बचना है लाल पियर हरियर से, यही होता है। इसमें पुष्प में भी होता है और हम सब में भी यही होता है। फंसने के रीजन बोलता है ना कि शिकारी आएगा दाना डालना है, फंसना मत। सेम यहाँ पर ये भी प्रोसेस होता है, और यहाँ पर भी जब प्रजनन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत सारे कीट फतिंगे यहाँ पर फंसते हैं, और हमको लेकिन नहीं फंसना है, अपना सब जानते हैं। फंक्शन, अब इनका फंक्शन जान लेते हैं। कोरोला का, कैलिक्स का जान चुके हैं। फंक्शन इसका है कि यह रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण कीट आकर्षित होते हैं। बोले ना, आकर्षित नहीं होना अपना। और परागकण की क्रिया में सहायक होते हैं। परागकण की जब क्रिया होती है, पोलिनेशन होती है, तो वहाँ पर ये सहायक होते हैं कोरोला। अब एंड्रोसियम देखते हैं, एंड्रोसियम में क्या है। एंड्रोसियम से सहायक अंग माना गया था। एंड्रोसियम गायनोसियम, सॉरी, एंड्रोसियम और गायनोसियम को सहायक अंग नहीं माना गया था, जनन अंग माना गया था, आवश्यक अंग माना गया था। तो एंड्रोसियम को, एंड्रोसियम है लेकिन इसका भी अलग पार्ट है दो। ये पुष्प का तीसरा तथा नर जनन अंग होता है। बोलेगा कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, तो बोलेंगे एंड्रोसियम है, क्योंकि इसी भाग में परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है, अगर कोई पूछ दे परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे एंड्रोसियम में, जिसे पुमांग कहते हैं। तो इसको देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि यह पुष्प का तीसरा तथा नर जनन अंग होता है, क्योंकि इसी भाग में परागकण का निर्माण होता है। इसी भाग में परागकण का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो एंड्रोसियम में होता है। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन बनता है, सिर्फ हमें थ्योरेटिकल टाइप से नहीं पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उसे भी डील करते चलना। अब प्रत्येक स्टामेन के दो भाग होते हैं। एंड्रोसियम के इकाई को स्टामेन कहते हैं। स्टामेन के भी दो भाग होते हैं, एक होते हैं एंथर और एक होते हैं फिलामेंट। एंथर को हिंदी में पराकोष कहते हैं। पराकोष फिलामेंट से कनेक्टिव द्वारा जुड़े रहते हैं। आमतौर पर पराकोष दो कोष्ठक या दो पाली वाले होते हैं। इसमें अनगिनत परागकणों का निर्माण होता है, यानी पराकोष में ही परागकण का निर्माण होता है। एक से अधिक रहते हैं, इसलिए इसे परागकणों का निर्माण अनगिनत बोलते हैं। तो देखते हैं पराकोष फिलामेंट, जिसे हिंदी में पुतंतु कहते हैं, से कनेक्टिव यानी संयोजी द्वारा जुड़े रहते हैं। आमतौर पर पराकोष दो कोष्ठकों या दो पाली वाले होते हैं। इसमें अनगिनत परागकणों का निर्माण होता है। अब है फिलामेंट। फिलामेंट यहाँ नहीं दिख रहा होगा, अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता होगा तो हम फिलामेंट का स्पेलिंग लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि FILAMENT, ऐसे आप सब स्पेलिंग लिख सकते हैं, हम जानते हैं। यह लंबी पतली डोरेनुमा संरचना वाली होती है। फिलामेंट कैसी होती है, लंबी पतली डोरेनुमा संरचना वाली होती है, यहाँ दिखाया गया है। आगे चलते हैं, अब इसका कार्य क्या है, फंक्शन।
एंडोस्पर्म का कार्य क्या है जानते हैं। परागकणों का निर्माण होता है जो परागकण में भाग लेते हैं। बोलता है कि एंडोस्पर्म के परागकोश में परागकण का निर्माण होता है जो परागन में भाग लेते हैं, यानी इसमें जो परागकण बनते हैं वो परागन में भाग लेते हैं, यानी पुष्प में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ ये सहायक रूप से भाग लेते हैं। अब है गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर होता है जायोंग अन्य फीमेल पार्ट्स। यह पुष्प का चौथा तथा मादा भाग होते हैं। इसके इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो अब कार्पेल या पिस्टिल के भी भाग होते हैं जिनके 3 भाग होते हैं, फिगर में दिखाए थे। कार्पेल या पिस्टिल स्त्री केसर के भाग, इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और स्टिग्मा हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। अधिकांशतः साइंस में हम हिंदी पर ना ही जोर डालें तो बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश ही इसका सटीक वर्ड सुनने में भी लगता है, इसका हिंदी थोड़ा सा अजीब टाइप से लगता है। स्टिग्मा या कार्पेल का सबसे ऊपर का भाग है, इसे बाइलैंग्वेज है, आसानी होता है। ये कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग है। परागकण के समय परागकण इसी पर आकर गिरते हैं या चिपकते हैं। अब बोलता है कि मतलब कि कोई किसी के नीचे गिर गया, किसी के नीचे झुक गया, अपनी भाषा में अगर समझे तो आप समझ ही गए होंगे, समझने वाले के लिए तीसरा काफ़ी है। यहाँ पे स्टिग्मा दिया हुआ, यह कार्पेल का सबसे ऊपर का भाग है। परागकण के समय परागकण के समय परागन के समय परागकण इसी पर आकर गिरते हैं या चिपकते हैं। परागन यानी पोलिनेशन। यह कार्पेल का सबसे ऊपर का भाग है। परागन के समय परागकण इसी पर आकर गिरते हैं, चिपकते हैं, यहीं से फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। अब होता है स्टाइल। स्टाइल मतलब वर्तिकाग्र या नलिकार होती है या ओवरी से स्टाइल को जोड़ती है। स्टाइल वर्तिकाग्र क्या करता है, ओवरी से स्टाइल को जोड़ती है। अब बताओ ओवरी अंडाशय। कार्पेल का फूला हुआ भाग घड़ानुमा भाग ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर एक या अनेक ओव्यूल पाए जाते हैं। ओवरी का हम दिखाए थे, फिर भी एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ओवरी इसे कहते हैं, ओवरी ये है, ये अंदर वाला भाग ओवरी कहते हैं इसको। अब फिगर भी आ गया है। अब फंक्शन गैनोसियम का कार्य क्या होता है, सभी का कार्य जान चुके हैं। कैलिस क्रोला एंडोसियम गैनोसियम बचा हुआ है तो देख लेते हैं। तो यह ओवरी तथा ओव्यूल का निर्माण करता है। गैनोसियम क्या करता है, ओवरी तथा ओव्यूल का निर्माण करता है। जब निषेचन होता है उसके बाद ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाती है। तो देखते हैं, तो यहाँ ओवरी तथा ओव्यूल का निर्माण करती है, जो निषेचन के बाद ओवरी से फ्रूट, जबकि ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। सीड का हिंदी होता है बीज, फ्रूट जानते हैं। ये फिगर है, पेयर पेंसिल से बनाया गया है इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर फ़ोटो चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, हम कर देंगे। अगर आप गूगल से भी सर्च करके आप देख सकते हैं, उसमें डिफाइन किया हुआ था। जैसे एंथर है, पोलनग्रेंस है, यहाँ देख रहे हैं ये एंथर किसको कहते हैं, पीछे पड़े थे। और ये फिलामेंट किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और देखो कार्पेल पिस्टिल जैसे बोल रहे, स्टिग्मा यहाँ इसको कहते हैं, स्टाइल इसको कहते हैं, ओव्यूल इसको कहते हैं, ओवरी इसको कहते हैं। जहाँ पर दिखाया एक एक पार्ट अलग करके दिखाया गया हुआ है, यहाँ पर आसानी होती है। ये एक बड़ा फ्लावर है जहाँ पर पूरा भाग दिखाया गया है, और ये उनको अलग अलग करके फाल उनके भाग को दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स, दूसरे पॉइंट, दूसरे क्वेश्चन पे। पुष्प के नर तथा मादा जननांगों के बारे में संक्षेप में लिखिए, अथवा पुष्प के पुंख तथा जायंग के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। टॉपिक्स एक है लेकिन उसको लिखा गया है 2 तरीके से। पुष्प के नर तथा मादा जननांगों के बारे में संक्षेप में लिखिए, अथवा पुष्प के पुंख तथा जायंगों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोनों का एक ही मकसद है क्वेश्चन का। तो आइए हम इनके आंसर पे चलते हैं। तो पीछे हम पढ़ रहे हैं उसी पर आधारित है, अगर चाहे तो हम अपने तरह से इनका भी उत्तर बना सकते हैं। पुष्प के जननांगों के रूप में पुंख तथा जायंग पाए जाते हैं। पुष्प के जननांग के रूप में पुंख तथा जायंग पाए जाते हैं, अर्थात पुष्प के नर भाग को पुंख तथा मादा भाग को जायंग कहते हैं। पीछे जैसे पढ़े उसी अनुसार वर्णन करना। पुष्प के नर तथा मादा भाग के निम्नलिखित भाग होते हैं। पुष्प के नर तथा मादा भाग के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे पीछे में पढ़ रहे थे। पहला है पुंख, या पुष्प का नर भाग, यह पुष्प का नर भाग है। पुंख की इकाई को स्टामेन कहते हैं।
प्रत्येक पुंग के 2 भाग होते हैं, एंथर, अब तुरंत जस्ट फिगर में देखे थे, और फिलामेंट। अब होता है जायंग, यह पुष्प का मादा भाग है। मादा की इकाई को कार्पेलिया पिस्टिल कहते हैं, कार्पेलिया पिस्टिल कहते हैं। प्रत्येक कार्पेलिया पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी क्या नियमन करता है आप जानते ही हैं, जस्ट पढ़े हैं। अब वो शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन था, जो टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। हर टॉपिक को यहाँ क्वेश्चन के रूप में कैसे लिखना है, कितना लाइन लिखना है, ये टॉपिक ही एक क्वेश्चन के रूप में ढाला गया है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। कितना लिखें ना लिखें, यह हर एक लाइन और शब्द में वर्णित किया गया है। आगे है माइक्रो प्रोपगेशंस, लघु बीजाणु जनन या पू बीजाणु जनन के प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। पहले ही बोल देते हैं, इनका फिगर नहीं अपलोड किया गया है। अगर आप फिगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, नहीं तो आप फिगर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या एनसीईआरटी बुक में है भी। माइक्रो प्रोपगेशंस, तो इनको बिना समय गंवाए इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये बहुत आंतरिक तक जाता है। ये वर्ड समझ नहीं आता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है। लिखा है लघु बीजाणु जनन, पहले जानेंगे कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, इनको कैसे परिभाषित करेंगे। परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब परागकोश में परागकण का निर्माण हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को कुछ ना कुछ नाम दिया गया, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश एक समान विभाजीय उत्तक कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है, जो बाह्य स्तर एपिडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाले हो जाते हैं, और इससे बीच में एक वाहनी उत्तक बन जाता है, जो बाद में संवहन मंडल निर्माण करता है। परागधानी विकास के समय युवा परागकोश के प्रत्येक पाली में कोने पर बाह्यस्तर के नीचे अध्यस्तर कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। इनका जीव द्रव गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा और स्पष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं को प्रत्येक प्राप्रूसी कोशिकाएं एवं परिता विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतरी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका बनाती है। ये दोनों कोशिका निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती है। इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः मोटी हो जाती है। इस परत को अंतःस्तर कहते हैं। परागकोश में जिन स्थानों पर अंतःस्तर कोशिकाएं की भित्ति पतली रह जाती है, वह स्थान रंध्र कहलाती है। कोशिकाएं की भित्ति पतली रह जाती है, यानी जिन स्थानों पर अंतःस्तर कोशिकाएं की भित्ति पतली रह जाती है, वह स्थान रंध्र कहलाती है। अंतःस्तर नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं मध्य स्तर तथा सबसे निचले वाली परत टेपिटम बनाती है। मध्य स्तर प्रायः शीघ्र नष्ट हो जाती है और वृद्धि करते हुए लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होते हैं। टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी, लंबी एवं अंतःसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती है और बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होती है। परागधानी की भित्ति के साथ साथ प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं 2 या 3 समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से कुछ नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती है और कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को की तरह कार्य करती है। क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर चारों अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। यह क्वेश्चन बिना फिगर के समझ में नहीं आएगा,
फिगर अपलोड नहीं किया गया है, इसमें मिस्टेक्स हुआ है जब PDF बनाने में, तो यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिगर रहता तो आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि साइंस में एक ये तो पॉइंट है ही कि बिना फिगर के कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होना। अगर जिस फिगर में दमखम रहता है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है बिना फिगर के समझ में नहीं आता है। अगर फिगर यहाँ पर रहता तो आसानी से समझ सकते थे, और साइंस में है कि अगर आप फिगर समझ गए तो आप खुद से भी वर्णन कर सकते हैं। तो इसमें हम फिगर के साथ इस टॉपिक को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अभी तक में हम क्या क्या पढ़े थे एक बार ऊपर से सिर्फ टॉपिक्स को देख लेते हैं। ये सब वर्ड की था, इसी वर्ड का भी उपयोग हुआ लास्ट टॉपिक में सबसे ज़्यादा। पहला था ये पुष्प के बारे में, उसका पार्ट्स था, यूनिट्स थे, पढ़े थे। उसके कार्य क्या था, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम का, ये पढ़े थे। ये सब बेसिक्स है, 11th में भी आप पढ़े होंगे। और ये पुष्प के शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन था, उसी पुष्प के नर तथा मादा जननों के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर लाइक किया। और विपरीत लघु बीजाणु जनन, इसी में प्रॉब्लम हुआ था बिना फिगर के, इसका फिगर नहीं अपलोड हुआ है, यानी इसमें अटैच नहीं हुआ इसलिए इसे, लेकिन समझने में आसानी होगा। अगले वीडियो में इस टॉपिक को फिगर के साथ लाएंगे, या फिगर सिर्फ ला करके वर्णन कर देंगे और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी को। आपको ये क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यहाँ तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि A to Z NCERT बेस्ड अगर आप समझ रहे होंगे तो कोई भी चैप्टर, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ये वो साइट नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक वीडियो 2 वीडियो डाल करके बाकी बच्चे को उलझा कर रखे और उसके बाद अपना ऐप पर लाए। इसका यहाँ पर बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं, ऐसा वर्ड भी नहीं हम लाएंगे, क्योंकि हम इस परिस्थिति से जूझ चुके हैं, इस परिस्थिति को अच्छे से देख चुके हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए, साथ रहने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स।